नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपको कल की बात कंटिन्यू करूंगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर के टाइप्स बताए थे, रबी, खरीफ। और हमने बताया था कि हम खेती करने से पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, एक्सेट्रा। तो अब आज हम पढ़ेंगे कृषि औजार के बारे में, यानी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कृषि के औजार। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा यानी कि दानेदार करना उसका ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये हम करते किससे हैं, विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं उससे हम ये काम करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। एक होता है हल, उससे हम ये काम करते हैं। दूसरा होता है कुदाली और तीसरा होता है कल्टीवेटर। और ये मेन एक टूल्स है इस काम को करने के लिए, यानी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं प्लो। प्लो क्या होता है, यानी कि हल। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। हल का प्रयोग, इसका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से हो रहा है, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के काल से इसका प्रयोग हो रहा है। और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, टिलिंग द सॉइल। और टिलिंग द सॉइल यानी टिलिंग द सॉइल का मतलब क्या होता है, जुताई, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करना। दूसरा काम क्या है इसका, जो हमारी फर्टिलाइजर्स है, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, खाद को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। जो वीड्स वीड्स होते हैं ना, वीड्स को हम कहते हैं खरपतवार। वीड्स को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। जो एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाती हैं उसको वीड्स बोलते हैं। और टर्निंग द सोइल, जो तो मैंने बता ही दिया आपको, मिट्टी को खुरचने के लिए या पलटने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड द ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस और कैमल्स। जो इसका प्रयोग आपने देखा होगा, गांव में बैल इसको खींचते हैं। आजकल तो ट्रैक्टर यूज़ होने लगे हैं, लेकिन जब ट्रैक्टर नहीं थे तब हम किसका प्रयोग करते थे, बैलों का। और घोड़े का, ऊँट का भी हम इसमें प्रयोग करते थे। और लोहे के जो हल होते हैं उसमें क्या होता है, लोहे का जो होता है अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। आपने हल देखा है, सबने हल देखा है, लोहे की स्ट्रिप टाइप के होते हैं, कई होते हैं वो। और जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल, प्लोशेयर। इंग्लिश में कहते हैं प्लोशेयर और हिंदी में कहते हैं फॉल। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लूक ऑफ wood which is called a plow shaft। हल का जो मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एंड अदर पेयर ऑफ बुल्स एंड द मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। जिसको क्या करता है, बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है।
नीचे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये इसका ये पार्ट है, और ये देखिए बैलों के कंधे पर है, और ये आदमी इसको चला रहा है। फ्लो शाफ्ट देख सकते हैं आप, फ्लो शाफ्ट ये है, ये दिख रहा है आपको फ्लो शाफ्ट। और फ्लो शेयर नीचे है, और बीम आप देख सकते हैं, ये बीम है। अब क्या आता है, कुदाली। कुदाली क्या होती है? कुदाली को हम इंग्लिश में HOE हो भी बोलते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द शोल। इसका प्रयोग खरपतवार को निकालने में और मिट्टी को जो सॉफ्टन लूजन पोला करने के लिए इसको किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और अ आयरन। इसमें लकड़ी और या लोहे की एक छड़ होती है। A strong, broad and bent plate of the iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by a animal. ये देख सकते हैं आप कुदाली को, ये देख सकते हैं, ये प्लेट होती है। ये है, ये बीम बोलते हैं इसको। ये रॉड है, हैंडल देख सकते हैं आप, और ये ग्रिप होती है, और ये एक मुड़ी हुई प्लेट होती है, बेंट प्लेट होती है। ये ब्लेड की तरह काम करती है। इसको हम जानवर की सहायता से इसको खींचते हैं। अगला आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल क्या हो रहा है, जिस कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जब हम ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो हमारा समय बचेगा और लेबर भी बचेगी। लेबर यानी कि मजदूरी। फिर करते हैं हम बुआई। इसके बाद अगला स्टेप आता है सोइंग का। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। बुआई में क्या होता है, जो बीज होता है उसका हम उसको बोते हैं। जब बीज बोने से पहले वो अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए, हाइब्रिड बीज होने चाहिए, और जो हेल्थी बीज होने चाहिए। अधिक उपज देने वाले बीजों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन कैसे करते हैं? देखिए, एक एक्सपेरिमेंट एक बच्ची ने ये बताया है कि हम कुछ बीजों को लेते हैं और पानी में उसको डुबो देते हैं, और कुछ बीज ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज पानी के अंदर चले जाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? आप भी एक्सपेरिमेंट ये घर पे करके देखना। एक बीकर लेना, उसको पानी से आधा भरना, और इसमें एक मुट्ठी गेहूं की डाल देना, और फिर आप हिलाना। कुछ समय बाद आप वेट करना, तो कुछ बीज क्या है, जल के ऊपर तैरेंगे। आर दीज देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, बट दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। कुछ बीज जल के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ बीज जो ऊपर तैरने लगते हैं वो हमारे खराब होते हैं, क्योंकि वो खोखले हो जाते हैं और फिर वो ऊपर आके तैरने लगते हैं। तो जो बीज अंदर डूब जाते हैं वो हमारे हेल्दी बीज होते हैं। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एक मेथड है, कौन से बीज अच्छे हैं कौन से बीज खराब हैं इसका पता लगाने के लिए।
पानी में डुबोइए, कुछ समय बाद देखिए। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल टूल्स यानी परंपरागत औजार क्या होते हैं। द टूल The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. परंपरागत रूप से जो बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है यानी फनल के आकार का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स pierce into the soil and place seeds there. इसमें क्या होता है, बीजों को एक कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी एक कुप्पी नुमा एक संरचना होती है और नीचे एक नुकीला नुकीला सा होता है। हम जैसे ही उसमें बीज डालते हैं वो नुकीला सा जोड़ा अंदर थोड़ा खोद के बीज को डाल देता है। ये आप देख सकते हैं बीज को कैसे डाला जा रहा है। 2 की बेल है और जी ये देखिए फनल दिख रहा है, ये फनल है और ये कीप है। और जैसे ही हम इसमें बीज डालेंगे, बीज जैसे ही डालेंगे और यहाँ से बीज अंदर चला जाएगा। एक आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ये देख सकते हैं आप चित्र में, सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल है। नाउअडेज आजकल क्या हो रहा है, जो सीड ड्रिल के बारे में हम बात कर रहे थे। सीड ड्रिल क्या होता है, आजकल क्या है, बुआई के लिए, सोइंग के लिए ट्रैक्टर का। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स में सीड ड्रिल को लगा के हम बीज बोते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इस मशीन का क्या फ़ायदा है, इस मशीन से क्या होता है, समान दूरी पर और समान गहराई पर बीज को बोते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। इसमें एक ऐसी टेक्निक होती है जो बीज को बोकर ऊपर से मिट्टी से ढक देती है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। क्या होता है, जैसे जो अब अगर बीज बाहर खुला रहेगा तो कोई पक्षी भी खा सकता है। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल के उपयोग से समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and waters from the soil. एक समान दूरी पर पौधे होने से फ़ायदा भी होता है, जो पौधे का फसल का विकास अच्छे से होता है। 8 limit times a few plants may have to remove to prevent overcrowding. ओवरक्राउडिंग फसल नहीं बोनी चाहिए, थोड़ा दूर दूर हम इसको बो सकते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब काम आता है मैन्योर यानी खाद का, और फर्टिलाइज़र को हम कैसे डालते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इज in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure और fertilizers। जो वे मटेरियल जिन्हें जो सॉइल है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उसको बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसमें जो मैनोर खाद और उर्वरक इसको हम कहते हैं। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crop in the same field.
इसमें इस मिट्टी जो है वो फसल को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उसको प्रदान करती है। यह पोषक जो न्यूट्रिएंट्स है पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली को नहीं छोड़ता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है जब लगातार खेती करते हैं बार 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 बार, तो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसी कारण हमारे किसान क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। इट इज कॉल्ड गिव मैनूरिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनूरिंग। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट्स होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, खाद। Farmer dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose। किसान क्या करते हैं, गांव में प्लांट्स होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है यानी गोबर ओबर वगैरह, इसको एक ओपन में डाल देते हैं और वो उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गन। जो डिकम्पोजिशन क्या होता है, सड़ती है कोई चीज़, तो क्यों सड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकम्पोज पदार्थ हो जाता है उसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, केंचुए से खाद बनाते हैं। गाय के गोबर को बोरों से ढक दिया जाता है, उसको पानी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होता है, जो केंचुए हैं उस गोबर से खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या हैं, पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, खाद क्या होती है, खाद किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। जो उर्वरक होते हैं या खाद होती है वो केमिकल पदार्थ हैं जो पोषकता न्यूट्रिएंट्स इसमें भरे होते हैं, विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। उर्वरक का जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, फास्फोरस, पोटेशियम, ये है खाद उर्वरक। इसके बाद आता है द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ, ये तो हमने बताया था। द यूज़ ऑफ मैनर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। आपने एनपीके का नाम सुना होगा। एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
Another method of replacing the soil with nutrients is through crop rotation. एक फसल चक्र होता है। मिट्टी के में पोषकों की प्रतिपूर्ति, यानी मिट्टी में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से आ जाएं, वो बने रहें, उसका एक दूसरा प्रकार होता है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट कई फसलों को उगाया जाता है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो हमारे उत्तर भारत के किसान हैं वो क्या करते हैं, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग encouraged टू adopt दिस प्रैक्टिस। इससे क्या होता था, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन द प्रोवाइड क्लास यू हैव लर्न बैक्टीरिया। आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा राइबोसोम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। जी क्या होता है, जड़ में जो गांठें होती हैं ना, उसमें लेग्यूमिनस बोलते हैं फलीदार पौधा, जैसे मटर वगैरह, इसकी जड़ों की ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि एक फसल, जैसे जो मटर की फसल है उसकी जड़ों में राइबोसोम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल की सहायता से जो नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं। अब हम अंतर देख लेते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में क्या डिफरेंस है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये मैन मेड होते हैं और मैनोर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो खाद होती है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल है, जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के, जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवरों के जो वेस्ट हैं, उससे ये विघटन से प्राप्त होता है। जो उर्वरक का उत्पादन है वो फैक्ट्री में होता है और जो खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ह्यूमस क्या होता है, एक क्वेश्चन है ह्यूमस। आप जब मिट्टी को पानी में डालना तो ऊपर पानी की सतह पर एक चमकीला एक परत बन जाती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस ये किस में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा क्या, पूरा किस में, खाद में, उर्वरक में बिल्कुल नहीं होता, मैन मेड होता है, उर्वरक में नहीं होता। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और जो मैनूर होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे उर्वरक से थोड़ा कम होते हैं। अब मैनूर के एडवांटेज क्या है। द ऑर्गेनिक मैनूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। आजकल क्या है, जो ऑर्गेनिक मैनूर है वो फर्टिलाइजर से बेटर्स है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करती है, पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाती है, यानी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इससे जो मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स उसकी वृद्धि करने में ये सहायक होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। ये सोइल के टेक्सचर्स को इम्प्रूव करते हैं। इरिगेशन, अब आती है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव।
वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सिंचाई होती है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के जो वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। रूट्स के द्वारा क्या होता है, पानी के साथ साथ किसका, फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का, न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण जो हमारी रूट्स है वो कर लेती है। पौधों में क्या होता है, 90% जल होता है, वाटर होता है। वाटर आवश्यक है क्योंकि बीजों की जो अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। पानी इसलिए भी ज़रूरी है, जो हमारे बीज हैं वो जब तक पौधे नहीं बनेंगे जब तक उसको हम नमी ना दें। प्रोसेस द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। इसका क्या मतलब है, फ्रॉस्ट यानी पाला, और गर्म हवा से भी ये रक्षा करते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ को बरकरार करने के लिए फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो खेतों में पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हम पानी की सप्लाई करते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित समय टाइम के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। फसल के अनुसार जो पानी देने का जो फ्रिक्वेंसी है वो घट बढ़ सकती है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मिट्टी से मतलब मिट्टी पे भी डिपेंड होता है, और हमारा बाहर जो मौसम है उस पर भी डिपेंड है। आपने देखा इस पाठ में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। आगे एक सोर्स, अब आते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। इसके स्रोत क्या हैं पानी देने के। इसके तो जैसे सोर्स हैं, कुएं से लोग पानी देते हैं, ट्यूबवेल्स भी होते हैं, ताल पॉन्ड्स भी होते हैं, लेक्स भी होती हैं, रिवर्स भी होते हैं, डैम्स भी होते हैं, नहरें कैनाल्स भी होती हैं। आप लोग कमेंट करिए आपके यहाँ जो इरिगेशन है वो मोस्टली किससे होता है, कमेंट ज़रूर करें। फिर एक आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। जो एक इरिगेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो पानी जो अवेलेबल है कुएं में, नहरों में, कैनाल्स में, इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर taking it to the field. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, पहला है MOAT मॉट पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत। ये pumps are commonly used for lifting waters. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो दोस्तों आज हमने इरिगेशन तक पढ़ लिया है, और आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इसका रिमेनिंग पार्ट्स कल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।